हेलो क्लास 10th लवलीज, वेलकम बैक टू लर्न इजी विद अंजलि। और हम 10th बोर्ड की प्रेप हमारी आई होप बहुत बहुत अच्छी चल रही है, बहुत धांसू चल रही है। और आज हमारा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का वन शॉट रिवीजन करना है। यानी कि आज हम पूरे एक शॉट में हमारे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले एनसीईआरटी चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। तैयार? शुरुआत करें। थोड़ा लंबा जाएगा बट आराम से अपने 1.5 से 2 घंटे यहां पर दे देना। दे दोगे तो तुम्हारा ही भला हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं भी टाइमर लगा लेती हूं ताकि पता रहे कि टाइम कितना जा रहा है और कितना हमें अपना उसी टाइम लिमिट में खत्म करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से, जिसमें हमारा पहला सेक्शन शुरू होता है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में वो कह रहा है कि देखो, पहले तुम ये समझ लो कि तुम्हारे आसपास एक्चुअली दुनिया में चल क्या रहा है। तुम्हारी डेली लाइफ सिचुएशन को सोचो, समझो कि मान लो अगर तुमने कभी दूध गर्मियों के टाइम पे रूम टेम्परेचर पे खुला छोड़ दिया या फिर बंद करके भी छोड़ दिया, पर छोड़ दिया। आयरन का तवा हो या फिर पैन हो या फिर नेल हो, वो तुमने ह्यूमिड एयर में बाहर छोड़ दिया। तुम्हारे अंगूर फर्मेंट हो गए, तुम्हारा खाना पक गया, तुम्हारा फूड तुम्हारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो गया और तुमने सांस ली, तुमने ब्रीथ किया। ये तुम डेली लाइफ में अपनी दैनिक जीवन में इस चीज को हमेशा ही महसूस करते हो या फिर फील करते हो या फिर ऑब्जर्व करते हो या फिर देखते तो रहते ही हो। तो अगर आप ये सारी चीजों को कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा, जब आपने दूध को बाहर छोड़ दिया समर के टाइम पे तो आपका दूध खटास देगा, खट्टा हो जाएगा। आपका जो आयरन है, अगर आप कोई भी आयरन की चीज को बाहर छोड़ दोगे ह्यूमिड एयर में तो वो धीरे धीरे रेडिश ब्राउन रस्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। अगर आपके अंगूर फर्मेंट हो गए, इसका मतलब वो अल्कोहल बन गया है, यानी कि फर्मेंटेशन हो गया है। अगर आपका कच्चा फूड पक रहा है, यानी कि यहां पर भी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन तो हुआ है, केमिकल लोचा हुआ है। अगर आपका फूड आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, इसका मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर फूड है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट रहा है। और जब आप सांस ले रहे हो, इसका मतलब आपका जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके एनर्जी दे रहा है। क्या समझ में आया? क्या हो रहा है एक्चुअली में? हो ये रहा है कि इन सारे केसेस में जो भी मेरे ओरिजिनल सब्सटेंस थे, वो सारे के सारे नए सब्सटेंस में बदल गए। यानी कि यहां पर हर जगह केमिकल चेंज हुआ है। यानी कि अगर केमिकल चेंज हो रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन वहां पर 110% हुआ है। ओके, चलिए। लेकिन मैम एक बात बताओ, केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो आप कहोगे केमिकल रिएक्शन एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस किस चीज में बदलता है? नए सब्सटेंस में, नए प्रॉपर्टीज के साथ। एग्जाम्पल की अगर बात करी जाए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मुझे क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। यहां पर जो मैग्नीशियम मेटल है वो एक व्हाइट ऐश लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे मैं कहती हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां तक हुई सही? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैम हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर केमिकल रिएक्शन वहां पर हो चुका है? तो आपको एनसीईआरटी सीधे सीधे 4 चीजें क्लियर बताती है। पहला होता है स्टेट में चेंज होना, सॉलिड का लिक्विड में जाना, लिक्विड का गैस में जाना या फिर कोई बाकी की चीजें। कलर में चेंज होना, कलरलेस चीज अगर येलो हो गई तो कलर में चेंज हो गया। गैस का प्रोड्यूस होना, वहां पर बबल्स अपीयर होंगे। टेम्परेचर का चेंज होना, हीट को रिलीज किया गया या फिर अब्सॉर्ब किया गया। अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज हो रही है, यानी कि 110% वहां पर केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है। तो चलो एनसीईआरटी बोलती है कि भैया हम तुमको एक एक्टिविटी करवा देते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। तो क्या करना पड़ेगा? एक स्मॉल मैग्नीशियम रिबन लेना है 3 से 4 सेंटीमीटर का, उसको क्लीन करना सैंड पेपर का इस्तेमाल करके, उसको टोंग से होल्ड करना, उसको बर्नर का इस्तेमाल करके बर्न कर देना और जो भी व्हाइट ऐश फॉर्म हुआ है उसे कलेक्ट कर लेना। अब क्या ऑब्जर्व करोगे, जो आपका मैग्नीशियम है वो जो बर्न हो रहा है, जिस टाइम पे वो जल रहा है उस टाइम पे व्हाइट ब्राइट फ्लेम आपको निकल के दिखाई दे रही है और वो एक पाउडर फॉर्म करेगा जो कि व्हाइट पाउडर होगा। और वो व्हाइट पाउडर क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा।
समझ में आया इतना? यानी कि यहां पर क्या हुआ, आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। ऑक्सीजन कहां पर है? हवा में है। यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ने आपको दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये केमिकल रिएक्शन क्यों है? क्योंकि कलर चेंज हो रहा है, आपका जो शाइनी मेटल है व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि यहां पर केमिकल रिएक्शन है, हीट प्रोड्यूस हुई है, लाइट प्रोड्यूस हुई है, यानी कि यहां पर केमिकल रिएक्शन तो 110% है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जिंक प्लस डाइल्यूट एसिड का। कुछ नहीं करना है, जिंक ग्रेन्यूल्स को लेना है, टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालना है या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डालना है, रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है। आप क्या देखोगे, उसमें से बबल्स निकल रहे हैं और ये बबल्स किसके हैं? हाइड्रोजन गैस के हैं। और टेस्ट ट्यूब क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिंक रिएक्ट करता है एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है या फिर उसको फॉर्म करता है। तो यानी कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है? जिंक प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स मी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और केमिकल रिएक्शन के साइंस क्या है? वहां पर गैस प्रोड्यूस हो रही है, केमिकल रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन 110% है। अगली एक्टिविटी आती है लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड की। आपको कुछ नहीं करना है, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लेना है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन डालना है। क्या ऑब्जर्व करोगे? एक ब्राइट येलो सॉलिड फॉर्म हो रहा है इमीडिएटली। और ये जो सॉलिड है, येलो सॉलिड है, इसको हम कहते हैं लेड आयोडाइड, PbI2। तो ये आपको क्या दिखा रहा है? कलर चेंज दिखा रहा है, नया सब्सटेंस या फिर सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ये आपको बता रहा है। तो अभी तक की हमने समरी क्या देखी है? केमिकल रिएक्शन मतलब होता है जब कोई सब्सटेंस एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है या फिर चेंज होता है नई प्रॉपर्टीज के साथ। दैट इज केमिकल रिएक्शन, व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। व्हाट आर द साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन? स्टेट में चेंज होना, कलर में चेंज होना, टेम्परेचर में चेंज होना और फिर गैस का रिलीज होना, फिर गैस का प्रोड्यूस होना। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? एग्जाम्पल्स के बिना साइंस नहीं चलता है। बर्निंग मैग्नीशियम, जिंक प्लस एसिड, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। डन? इतना हुआ समझ में? चलो आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा सेक्शन 1.1 केमिकल इक्वेशंस। जब मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ ऑक्सीजन में, उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्म किया। अब देखो, अगर मैं इस चीज को बार बार फुल सेंटेंस में लिखूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो अगर मुझे केमिस्ट्री को शॉर्ट बनाना है, अगर मुझे केमिस्ट्री को इजी बनाना है, तो साइंटिस्ट इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आती है वर्ड इक्वेशन, जिसका हमें बहुत रेयरली इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है? एक वर्ड है। ऑक्सीजन क्या है? एक वर्ड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया? 2 वर्ड्स हो गए। यानी कि आपको यह समझना है कि जिस इक्वेशन में बार बार वर्ड्स लिख रही हूं वो क्या हो गई? वर्ड इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मी मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज नथिंग बट अ वर्ड इक्वेशन। अब एक चीज दिमाग में रखना है, जो लेफ्ट में, किसके लेफ्ट में? एरो के लेफ्ट में जो चीजें हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, क्योंकि वो रिएक्ट करके, और जो राइट में है एरो के, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट देते हैं, और ये जो एरो रहता है वो आपको रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है कि देखो पहले ये होगा, उसके बाद ये चीज आपको मिलेगी। यानी कि यहां पर मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, पर क्या बनाने के लिए? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए। तो डेफिनेशन को क्या बोलोगे? कोई भी अगर आपसे बोलता है कि रिएक्टेंट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन को शुरू करता है। प्रोडक्ट क्या होता है? जब नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। दिस इज कॉल्ड अ वर्ड इक्वेशन, क्योंकि हम हर चीज यहां पर वर्ड्स में लिख रहे हैं। अगर अब बात करी जाएगी केमिकल इक्वेशंस को लिखने की, तो अगर आपको याद हो Mg प्लस O2 MgO हमने देखा भी था, तो अब हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को लिखना। अब यहां पर हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे, और सिंबल्स आपको याद होने ही चाहिए। वर्ड इक्वेशन बहुत बड़ी हुआ करती थी, तो यहां पर हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो मैग्नीशियम की जगह मैंने Mg लिख दिया, ऑक्सीजन की जगह मैंने O2 लिख दिया, जिसने मुझे MgO दिया। सिंपल है, शॉर्ट है एंड वेरी वेरी क्लीन है। चलिए, अब आपको नया वर्ड दिखाई देगा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या मतलब होता है? स्केलेटल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जहां पर फॉर्मूलाज को सही तरीके से लिखा जाता है, लेकिन जो नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं दोनों साइड्स में, दोनों मतलब रिएक्टेंट्स की बात करी जाए और प्रोडक्ट की बात करी जाए, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होते हैं।
ठीक है, किसमें? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में। वहीं पर अगर मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करूंगी तो वहां पर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रही हूं Mg+O2 गिव्स मी MgO की, यहां पर मैग्नीशियम के एटम्स तो मैच कर रहे हैं, दोनों जगह Mg हैं, लेकिन ऑक्सीजन के एटम्स मैच नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर तो 2 ऑक्सीजन एटम है, लेकिन यहां पर तो सिर्फ 1 ऑक्सीजन एटम है, यानी कि ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड इसका मतलब क्या हो गया? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन को, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट लॉ याद करना पड़ेगा। जल्दी से फ्लैशबैक में जाएंगे, क्लास 9th को रिवाइज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखेंगे। हमने पढ़ा था मास को ना क्रिएट किया जा सकता है, मास को ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो अगर सरल भाषा में इसका मतलब देखें, all atoms you start with must appear in the final product. You cannot lose or create atoms magically. अगर तुमको ये लग रहा है कि एटम्स को तो कभी भी क्रिएट कर लिया, कभी भी लूज कर लिया, ऐसा नहीं होता है। हर एटम जिसके साथ आप शुरुआत करते हो, इट शुड मस्ट अपीयर इन द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, इसीलिए जो नंबर ऑफ एटम्स आपके लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे वो हमेशा आपके राइट हैंड साइड में भी रहने चाहिए, और इसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। LHS शुड बी इक्वल टू RHS। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखें। मैंने एक रिएक्शन लिखा है, फिर इक्वेशन लिखा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन, जहां पर है हमारा रिएक्शन का इक्वेशन जिंक Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 which will give me जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब अपने एटम्स को काउंट करते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं जिंक की, तो यहां पर 1 है, तो यहां पर भी तो 1 है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, यहां पर 2 है, तो यहां पर भी तो 2 है। अगर मैं बात करूं सल्फर की, तो यहां पर 1 है, ठीक है, तो यहां पर भी तो 1 है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, यहां पर 4 है, ठीक है, तो यहां पर भी तो 4 है। समझ में आया? क्या यहां के एटम्स राइट साइड से मैच हो रहे हैं? हो रहे हैं। हर चीज मैच हो रही है, हो रही है। तो ये क्या हो गया? ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अब बड़ा पार्ट आता है कि मैम ठीक है, यहां पर तो बैलेंस्ड इक्वेशन थी, बट अगर हमारे सामने एग्जाम में आ जाए कि तुमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस हिट एंड ट्रायल मेथड को लगाना। और हिट एंड ट्रायल मेथड का एग्जाम्पल अपन करके देख लेते हैं, और फिर मैं आपको सारे आंसर सामने प्रोवाइड करा दूंगी। हमें बैलेंस करना है Fe प्लस H2O विच विल गिव मी Fe3O4 प्लस H2 को। ठीक है, सबसे पहली स्टेप क्या है कि जितने भी आपके सामने ये हैं, ठीक है, इन सबको आप बॉक्सेस में डाल दोगे, सारे फॉर्मूलाज को, ठीक है, सेफ्टी के लिए, और ताकि अगर बाय चांस गड़बड़ अंदर कुछ हो ना जाए, इसके लिए आप सेफ्टी के लिए इनको बॉक्स में डाल दोगे, जैसा कि आप लेफ्ट में यहां पर देख पा रहे हो। ठीक है, डाल दिया बॉक्स में। अब स्टेप 2 में आप क्या करोगे? दोनों साइड के एटम्स को काउंट करके मैच करोगे, यानी कि आपका अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं हो रहा है, तो हमको पता है वो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है, अब उसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए पहले हमें क्या बैलेंस नहीं है वो समझना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं, उसने हमें बोला था Fe प्लस H2O गिव्स मी Fe3O4 प्लस H2। ओके ओके, शुड बी स्टार्ट। ओके, यहां पर Fe है 1, ठीक है, यहां पर Fe है 3। ओके, गॉट इट। यहां पर है हाइड्रोजन के एटम 2, ओके, यहां पर भी है हाइड्रोजन के एटम 2, वेरी गुड। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन का एटम तो 1 है, पर यहां पर ऑक्सीजन का एटम 4 है। इसका मतलब ये बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे? हम उस कंपाउंड से बैलेंस करना शुरू करेंगे जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स है, जो कि है Fe3O4, जो कि आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है। अब Fe3O4 में हमको पता है कि ऑक्सीजन क्या है? 4 है, और वही हमको बैलेंस करना है। और लेफ्ट में हमको पता है कि H2O में यहां पर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, तो अगर मुझे ऑक्सीजन को 4 में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसको 1 into 4 करूंगी, तभी तो वो 4 हो पाएगा। तो मैं यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करके यहां पर 4 लिख दूंगी, तो मुझे नई इक्वेशन मिलेगी Fe प्लस 4H2O विच विल गिव मी Fe3O4 प्लस H2। तो क्या मेरा ऑक्सीजन अब बैलेंस हो चुका है? तो आप बोलोगे यस मैम, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। यहां पर भी अब वो 4 हो गया है, और यहां पर भी आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये O हो गया है। तो मेरा ऑक्सीजन तो बैलेंस है, तो क्या मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है? नहीं बाबा, तुमने ऑक्सीजन का भला करने के चक्कर में हाइड्रोजन की धज्जियां उड़ा दी। अब हाइड्रोजन 8 हो गया। 8 कैसे हो गया? 4 into 2 किया, तो वो क्या निकल कर आ गया? 8 आ गया।
अब हम क्या करेंगे, यहां पर मेरे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, वहां पर मेरे पास 8 हो रहे। अब मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो अब मैं क्या करूंगी कि अब मुझे इस वाले हाइड्रोजन को 8 बनाने के लिए इसमें 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास नई इक्वेशन निकल कर आएगी, Fe plus 4H2O will give me Fe3O4 plus 4H2। तो क्या मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है? बिल्कुल हो गया है। अब हमें क्या करना है, Fe को बैलेंस करना है, हमारे आयरन को बैलेंस करना है। तो लेफ्ट में मुझे पता है कि एक ही आयरन एटम था, राइट में मेरे पास 3 थे, तो यहां पर तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी, हम बस लेफ्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब मेरी फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसी निकल कर आएगी, 3Fe plus 4H2O gives me Fe3O4 plus 4H2। अब मेरा Fe बैलेंस हो गया है। तो मेरा फाइनल चेक क्या है, LHS में आयरन इज इक्वल टू 3, H इज इक्वल टू 8, O इज इक्वल टू 4 एंड RHS में Fe इज इक्वल टू 3, H इज इक्वल टू 8, O इज इक्वल टू 4। यहां पर इक्वेशन बैलेंस हो गई और इसी को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या समझ में आया? इतना हुआ? इतना आगे बढ़े? ठीक है, चलो। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि आप हर रिएक्शन में कोशिश करेंगे स्टेट सिंबल्स को डालने की। हमें स्टेट सिंबल्स क्यों डालने हैं? क्योंकि इक्वेशन हमको बताएगी ना कि कौन सा सब्सटेंस सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, कौन सा वाटर में डिसॉल्व है। तो अगर वो सॉलिड होगा तो उसके आगे S लिख दिया जाएगा, अगर वो लिक्विड होगा तो L लिख दिया जाएगा, अगर वो गैस होगा तो G लिख दिया जाएगा, अगर वो किसी वाटर में डिसॉल्व है यानी कि एक्वस सोल्यूशन बन गया तो AQ लिख दिया जाएगा। और यह एक चीज और याद रखना, कभी कभी G का मतलब स्टीम भी हो जाता है, वाटर जिसके साथ स्टीम हो। तो कभी अगर H2O के सामने GV लिख जाए तो कंफ्यूज मत होना। ओके, सो 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस गिव्स मी Fe3O4S प्लस 4H2 क्या हो गया? स्टीम हो गया। ओके, चलिए तो अब रिएक्शन कंडीशंस देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन को करने में मुझे बहुत सारे हीट की जरूरत पड़ रही है, कभी कभी प्रेशर की जरूरत पड़ रही है, कभी सनलाइट की जरूरत पड़ रही है, कभी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ रही है। तो आप प्लीज उस चीज को हमेशा एरो के ऊपर मेंशन करोगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पर है CO प्लस 2H2 गिव्स मी CH3OH, तो ऊपर उसने प्रेशर लिख दिया है कि इतने प्रेशर पे ये रिएक्शन हुई है। अगर मैं फोटोसिंथेसिस वाली इक्वेशन की बात करूं, रिएक्शन की बात करूं, तो उसमें एरो के ऊपर लिख दिया है सनलाइट और क्लोरोफिल, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन हुई है। ओके, ये लिख देना। फाइन, चलिए। ओके, पहला सवाल, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? मैम आपने ये क्यों बोला था कि मुझे मैग्नीशियम रिबन को साफ करना पड़ेगा? हम तो नहीं करते साफ सफाई, हम तो ऐसे जला देंगे। देखो, मैग्नीशियम रिबन को आप इसलिए क्लीन करोगे ताकि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर बनी है उसके सरफेस से आप उसको रिमूव कर सको। ये लेयर एक्चुअली मैग्नीशियम को प्रिवेंट करती है अच्छे से जलने में, वो अच्छे से जल नहीं पाता है, इसीलिए आप क्लीन करोगे और प्योर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ इजिली रिएक्ट करवा सकोगे। ये आपका पहला जवाब है। ओके, अगला, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशंस। मैंने अभी आपको बैलेंस करना बताया था। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स मी हाइड्रोजन क्लोराइड, H2 प्लस Cl2 गिव्स मी 2HCl। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, BaCl2 प्लस Al2SO4 thrice प्लस 3BaSO4 गिव्स प्लस 2AlCl3। सोडियम प्लस वाटर गिव्स मी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, 2Na प्लस 2H2O गिव्स मी 2NaOH प्लस H2। अब लिखना है बैलेंस्ड इक्वेशंस विद स्टेट सिंबल्स। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन प्लस सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन गिव्स मी बेरियम सल्फेट इन सॉलिड प्लस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। BaCl2 aqueous प्लस Na2SO4 aqueous गिव्स मी BaSO4 सॉलिड प्लस 2NaCl aqueous सॉल्यूशन। Sodium hydroxide solution plus hydrochloric acid solution gives me sodium chloride solution plus water. NaOH aqueous solution plus HCl aqueous solution gives me NaCl aqueous solution plus H2O liquid. अब आता है सेक्शन 1.2 केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। देखो, हम टाइप्स को शुरू करने से पहले एक बेसिक रूल को समझ लेते हैं। एटम्स कभी भी गायब नहीं होते, एटम्स नेवर डिसअपियर। एटम्स कभी भी सडनली आ भी नहीं जाते, प्रकट नहीं हो जाते हैं। एटम्स नेवर अपीयर सडनली, वो सिर्फ रीअरेंज करते हैं, पुराने बॉन्ड्स को तोड़ के नए बॉन्ड्स बनाते हैं। और यही पूरा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री क्रिएट करना यही तो होता है कि भैया अपने बॉन्ड्स को रीअरेंज करते रहो। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन का मतलब
मतलब होता है किन्हीं दो दिलों को मिलाना, कमिंग टुगेदर, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करते एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाने में, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इफ आई स्पीक इन इंग्लिश, देन व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब एक एक्टिविटी है आपके लिए. रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम का वाटर के साथ. आप क्विक लाइम लोगे, दैट इज CaO, उसमें वाटर को स्लोली ऐड करोगे. बीकर आपका बहुत गर्म हो जाएगा, पर ऐसा क्यों होगा? क्विक लाइम प्लस H2O आपको देगा स्लेक्ड लाइम विच इज CaOH ट्वाइस, प्लस वो हीट को रिलीज करेगा. ये हीट इतनी स्ट्रांग होगी, कभी कभी जो आपका पानी है वो उबलना भी शुरू हो जाता है. तो आपको ये रिएक्शन तो रट लेनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आउटपुट क्या निकला? सिर्फ एक ही प्रोडक्ट निकला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. हीट रिलीज हुई, इससे क्या हो गया? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन गई. लेकिन हीट रिलीज हुई तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बन गई. यानी कि जहां पर हीट रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. लेकिन मान लो वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन. ये हम आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. अगर रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करी जाए, आपने कभी सोचा है कि जब दीवारों में पुताई करी जाती है ना, तो उनमें शाइन क्यों आ जाता है? स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है स्लोली एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे. यानी कि यहां पर रिएक्शन फॉर्म होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विच विल गिव मी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O. और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सेम मटेरियल फॉर्म करता है एज मार्बल की तरह. तो आपके वॉल्स क्या होती है? उनको शाइनी लुक मिल जाता है धीरे धीरे 2 से 3 दिन के अंदर या फिर उसके बाद. ओके, अब कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कोल को बर्न करना, C plus O2 gives me CO2. वाटर का फॉर्मेशन होना, H2 plus O2 gives me 2H2O. तो ये सब क्या हो रहा है? यहां पर दो रिएक्टेंट्स मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं. इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपके सामने दिखाई दे रही है. एग्जाम्पल्स के बिना साइंस अधूरा है. बोर्ड एग्जाम्स के लिए सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैंने कचड़ा नहीं बनाया, मैंने स्टार बनाया. मेरे स्टार ऐसे बनते हैं. स्टार का मतलब है ये बहुत बहुत जरूरी है. ओके, चलिए, अब मैंने आपसे कहा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सो का मतलब होता है एग्जिट करना, थर्मिक का मतलब होता है हीट, यानी कि ऐसी रिएक्शन जहां पर हीट बाहर निकल रही है. सो व्हेन अ रिएक्शन गिव्स आउट हीट, इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसके एग्जांपल्स है नेचुरल गैस को जलाना. एग्जाम्पल, आप रिएक्शन को रटोगे, CH4 plus 2O2 gives me CO2 plus 2H2O plus heat. रेस्पिरेशन जो मेरी बॉडी के अंदर हो रहा है, फूड ग्लूकोज, सॉरी मेरा पेन गिर गया, फूड ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन विच विल गिव एनर्जी. यानी कि यहां पर आपको ये रिएक्शन रटी होनी चाहिए. C6H12O6 plus 6O2 gives me 6CO2 plus 6H2O plus एनर्जी. इसीलिए हमारी बॉडी हमेशा क्या रहती है? वार्म रहती है, क्योंकि वहां पर एनर्जी रिलीज होती है. और कंपोस्ट फॉर्मेशन भी क्या करता है? हीट को देता है. एग्जांपल्स रट लेना. ठीक है, चलिए अब आता है एनसीईआरटी का चेक पॉइंट. एक्टिविटी 1.1 में हमने क्या किया था? मैग्नीशियम को जलाया था. तो मैग्नीशियम को जलाने पे आपने कहा था मैम कि कुछ ऐसी रिएक्शन बन रही थी, Mg plus O2 gives me MgO. अभी ये बैलेंस्ड नहीं है, लेकिन हाँ हमने सबसे पहले यही रिएक्शन पढ़ी थी. तो अब तुम बता सकते हो ये कौन सी रिएक्शन है. तो तुम बताओगे कि हाँ मैम हमको समझ में आ गया है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, साथ ही साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, लेकिन अगर आप अकेले कॉम्बिनेशन मेंशन करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. फाइन, चलिए अब हम आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे. ये जस्ट कॉम्बिनेशन की उल्टी होती है. कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे. यहां पर डिकम्पोज तोड़ देगा, रिश्ते खत्म कर देगा, दिल के दो टुकड़े हो जाएंगे. यानी कि व्हेन वन सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये जस्ट कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट होता है. इसके लिए आपकी एक्टिविटी दी गई है एनसीईआरटी में, फेरस सल्फेट को जलाना. फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स बेसिकली ग्रीन कलर के होते हैं. जब उनको जलाया जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, जलाया इज वेरी रॉन्ग वर्ड, हीट किया जाता है, तो वो ब्राउन हो जाते हैं, रिलीज करते हैं गैसेस जो कि बर्निंग सल्फर की तरह स्मेल करती हैं. यानी कि 2FeSO4 सॉलिड में रहेगा, जो कि हीट होने के बाद Fe2O3 देगा, जिसको हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड देगा.
प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा। ये आप लोग इसका नाम बिल्कुल याद रखेंगे। यानी कि पहले ये ग्रीन सॉलिड था, अब वो ब्राउन सॉलिड प्लस गैसेस हमको दे रहा है। यानी कि यहां पर एक रिएक्टेंट ने कितने सारे प्रोडक्ट्स दे दिए, तो ये क्या हो गया, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अगर मैं थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करूं तो डिकम्पोजिशन भी आपके 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है थर्मल, यानी कि मुझे अगर किसी का ब्रेकअप करवाना है तो उसमें आग लगानी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। दूसरा होता है फोटो डिकम्पोजिशन, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में किया जाता है। और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे किया जाता है। तो पहले हम देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पर जो गर्मी की वजह से ब्रेकअप होता है। लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। CaCO3 को जब आप हीट करते हो, एंड प्लीज एरोस के ऊपर आप ऐसे हीट मेंशन करोगे, जो कि मुझे CaO देगा प्लस CO2 देगा, और ये सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत बहुत जरूरी है, ये प्लीज मेंशन करके आना। ओके, चलिए अब आती है अगली एक्टिविटी, जहां पर आपको लेड नाइट्रेट को जलाना है, यानी कि जलाना, व्हाई आई एम सेइंग जलाना, बार बार हीट करना है। सो व्हाइट लेड नाइट्रेट गिव्स ऑन हीटिंग गिव्स येलो लेड ऑक्साइड, ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो आपको ये पूरी जो भी रिएक्शन है वो आपको रट्टी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा हाँ, एरोस के ऊपर हमेशा हीट मेंशन करना और इसके नीचे हमेशा नाम मेंशन करना कि ये लेड नाइट्रेट है, ये लेड ऑक्साइड है। एनसीईआरटी खोल के देख लेना, उसमें सारे एग्जांपल्स दिए हैं। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, पूरा मेंशन करना, और ये ऑक्सीजन है, सामने वाला खुश हो जाएगा, नंबर दे देगा। ठीक है, फिर आती है एक्टिविटी 1.7 लाइट डिकम्पोजिशन। यहां पर इसको फोटो डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, यानी कि इसका सबसे प्यारा एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड, जो कि व्हाइट कलर में होता है। उसको जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में लेकर जाओगे तो कुछ टाइम बाद वो आपको सिल्वर प्लस क्लोरीन अलग अलग देगा, और सिल्वर यहां पर ग्रे कलर का हो जाएगा। यानी कि इसकी रिएक्शन है 2AgCl विच इज सॉलिड। अगर वो सनलाइट में प्रेजेंट रहेगा तो वो मुझे 2Ag विच इज अगेन सॉलिड प्लस Cl2 विच इज अगेन गैस देगा। सेम इसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव करता है, 2Ag प्लस Br2। इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं। अगेन आई एम सेइंग इक्वेशंस इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलिए अब आते हैं एक्टिविटी 1.8 इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन में। यहां पर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा है। वाटर को इलेक्ट्रिसिटी जब वाटर से पास करी जाएगी तो वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैसेस में डिवाइड हो जाएगा, या फिर मैं कहूं बट जाएगा। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, 2H2O लिक्विड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मुझे देगा 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस डबल आई विल से कि डबल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। यानी कि यहां पर जो हाइड्रोजन कलेक्ट किया जाएगा वो डबल रहेगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, क्योंकि वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो रहता है वो 2:1 में रहता है, जहां पर 2 हाइड्रोजन होता है, 1 ऑक्सीजन रहता है। ये चीज याद होनी चाहिए। H2O समझ में आ रहा है ना, यहां पर 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, पर ऑक्सीजन का एक ही है। अब बारी आती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, यानी कि जो गर्मी है वो अंदर जा रही है। तो अगर कोई रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर रही है तो वो ठंडी हो जाती है। अगर मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड की बात करूं तो वो उसका जो मिक्सचर मुझे देगा वो बहुत ठंडा मिक्सचर बनकर निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हमारी एनसीईआरटी के सवाल क्या क्या है। एक सोल्यूशन है ऑफ सब्सटेंस एक्स व्हिच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो आपको एक्स का नाम बताना और उसका फॉर्मूला लिखना है। राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स विथ वाटर। तो यहां पर सब्सटेंस एक्स क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसका दूसरा नाम क्विक लाइम होता है। फॉर्मूला इसका CaO है। रिएक्शन क्या है, CaO प्लस H2O which gives me CaOH twice plus heat। ओके, चलिए Why is the amount of gas collected in one test tube double in activity 1.7 name the gas। यहां पर जिस एक्टिविटी की बात करी जा रही है वो एक्टिविटी कौन सी है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की। यानी कि वाटर को 2 टुकड़ों में तोड़ा तो मुझे हाइड्रोजन डबल मिला था, ऑक्सीजन सिर्फ सिंगल एटम मिला था। यानी कि वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 2:1 रेशियो। तो इलेक्ट्रोलिसिस ने क्या किया, प्रोड्यूस किया डबल हाइड्रोजन इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो गैस जो सबसे ज्यादा अमाउंट में कलेक्ट हुई वो कौन सी हो गई, हाइड्रोजन हो गई। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको आप ऐसे कंपेयर करो, पुश किसी को धक्का देके उसकी जगह ले लेना, दैट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर मैं सरल भाषा को आपने समझाऊं,
जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल रहता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को धक्का देके एक कंपाउंड को फॉर्म करने की कोशिश करता है। अगर मैं बात करूं आयरन नेल की, उसको मैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालूं तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगी, मेरा ब्लू कलर फेड हो जाएगा और आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कोटिंग लग जाएगी, दैट इज ऑफ कॉपर। ओके, तो क्या रिएक्शन निकलेगा, Fe प्लस CuSO4, दिस इज एन एक्वस सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का, FeSO4 ये भी एक्वस सोल्यूशन ही बन के निकलेगा विच इज आयरन सल्फेट प्लस Cu। यानी कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को धक्के मार के निकालेगा, यानी कि यहां पर ज्यादा रिएक्टिव क्या हुआ, Fe था, इसीलिए Fe ने Cu को धक्के मार के SO4 के बगल में अपनी जगह ले ली, उसने कॉपर को अकेला कर दिया, तन्हा कर दिया। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स है, ये भी आपके जहन में होने चाहिए। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स मी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर एंड Pb प्लस CuCl2 गिव्स मी PbCl2 प्लस Cu। ये सारे एग्जांपल्स आपको रटे हुए होने चाहिए। फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। जो दोनों कंपाउंड्स रहते हैं वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि वो नए कंपाउंड्स को फॉर्म कर सके। अगर हम BaCl2 प्लस Na2SO4 की बात करें तो आप देखोगे व्हाइट सॉलिड प्रेसिपिटेट आपको बेरियम सल्फेट का बनता हुआ दिखाई देगा। इसकी रिएक्शन क्या होगी, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड से तो मुझे देगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ऐसा क्यों, क्योंकि Ba का 2 प्लस SO4 का 2 माइनस एक दूसरे से क्या किया, कैंसिल हो गए, तो ये अकेले सिर्फ BaSO4 बना विच इज सॉलिड। तो ये क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी और साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि यहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, यहां पर मुझे कुछ सॉलिड बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि इनसॉल्युबल सॉलिड है, जो कि दो एक्वस सोल्यूशन के मिलने पर बना है। तो अगर मुझे लास्ट में प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो दैट विल बी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑल्सो। ओके, अगर आपको याद हो हमने लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड वाली एक्टिविटी को रिकॉल किया था, तो वहां पर प्रेसिपिटेट का कलर मैंने आपको बताया था येलो होगा। प्रेसिपिटेट का नाम क्या था, लेड आयोडाइड, PbI2 था। रिएक्शन क्या थी, अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट थी और साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन थी। ओके, चलिए अब बारी आती है ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। आपको पहला रूल याद रखना है, अगर ऑक्सीजन मुझे मिल रहा है तो ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीजन लूज हो रहा है तो रिडक्शन है। रूल 2 क्या याद रखना है, अगर हाइड्रोजन मिल रहा है तो रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन लूज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। सो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन हमेशा साथ में होता है, जिसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, इसके लिए बहुत प्यारा एग्जांपल है हीटिंग कॉपर पाउडर। कॉपर ब्लैक होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, दैट इज 2Cu प्लस O2 गिव्स मी 2CuO, यानी कि यहां पर कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ। कैसे ऑक्सीडाइज हुआ, क्योंकि Cu को क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। मैंने बताया था अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर हाइड्रोजन पास होगा तो CuO प्लस H2 गिव्स मी Cu प्लस H2O। यहां पर CuO रिड्यूस हो गया, क्यों, क्योंकि बेचारे का ऑक्सीजन कहां चला गया, H2 को लेके चला गया अपने पास और H2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, चलिए और भी एग्जांपल्स है। ZNO प्लस C गिव्स मी Zn प्लस CO। यहां पर ZNO बेचारा रिड्यूस हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि इसका ऑक्सीजन चला गया और कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल गया। अगली रिएक्शन है MnO2 प्लस 4HCl विच गिव्स मी MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। यहां पर MnO2 रिड्यूस हो गया और HCl ऑक्सीडाइज हो गया। अच्छा हाँ, अगर मैं एनसीईआरटी का चेक पॉइंट देखूं, अगर अपन प्रीवियस क्लास की तरफ जाएं तो वहां पर आपने देखा था कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जल रहा था, मतलब हीट कर रहा था, बर्न कर रहा था, तो उसने ऑक्सीजन प्राप्त कर ली थी। इससे मैग्नीशियम क्या हो गया था, ऑक्सीडाइज हो गया था। मैं आपको वापस से रिएक्शन दिखा के बताती हूं। Mg प्लस O2 गिव्स मी MgO। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपको समझ में आ रहा है, यहां पर Mg के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो Mg क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। वहीं अगर ऑक्सीजन गायब होगा तो क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर हाइड्रोजन मिलेगा तो भी रिडक्शन ही होगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन चला जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। Have you observed the effects of oxidation in everyday life? तुमने कभी देखा है कि ऑक्सीडेशन हम सिर्फ चैप्टर 1 को पास करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हमारी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा है कि जहां पर हर दिन आप ऑक्सीडेशन को ऑब्जर्व करते हो।
ऑक्सीडेशन इज नॉट जस्ट समथिंग जो कि लैब में हो रहा है, ये आपके आसपास हो रहा होता है, आपके घर में हो रहा होता है, किचन में हो रहा होता है, बाहर हो रहा होता है, हर जगह हो रहा है। अगर मैं बहुत रियल लाइफ इफेक्ट्स की बात करूं ऑक्सीडेशन की, तो वो कोरोजन होता है और रैंसिडिटी होता है, और हम इन दोनों को स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ कोरोजन की, तो इमेजिन करो आपने एक नया टिफिन बॉक्स खरीदा और वो सिल्वर की तरह चमक रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, बट आप उसे कुछ दिन के लिए बाहर छोड़ देते हो, वो धीरे धीरे रेडिश ब्राउन पाउडर उसके ऊपर आपको एकदम बनता हुआ दिखाई देगा। वो रेडिश ब्राउन पाउडर जो रहता है वही तो होता है रस्ट, यानी कि उस पर रस्टिंग हो रही है, यानी कि जंग लग रही है। पर ऐसा होता क्यों है? कोई जादू होता है? नहीं, क्योंकि जो आपका आयरन है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है। मॉइस्चर क्या होता है? जो आपकी एयर में ड्रॉपलेट्स रहते हैं वाटर के, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि एयर के साथ रिएक्ट करता है। और ये रिएक्शन क्या हो रही है? टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन है, और वो क्या करता है? मेटल को धीरे 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 डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये डिस्ट्रक्शन होता है जो मेटल्स का एयर के द्वारा, मॉइस्चर के द्वारा, एसिड्स के द्वारा, या फिर कोई और सब्सटेंसेस के द्वारा, उसी को हम कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं? कोरोजन। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स बाय एयर, मॉइस्चर, एसिड्स और अदर सब्सटेंसेस अराउंड दैम इज कॉल्ड कोरोजन। एग्जाम्पल्स जो आप अपने डेली लाइफ में देखते हो, आयरन रेडिश ब्राउन रस्ट क्रिएट कर देता है, सिल्वर ब्लैक कोटिंग कर देता है, कॉपर ग्रीन कोटिंग कर देता है, स्टैच्यूज, कॉइन्स, ओल्ड टेप्स, सारे इसके एग्जाम्पल्स है। कोरोजन एक्चुअली आज के टाइम पे बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोरोजन अगर हो जाता है मेटल्स में, बहुत पुराने पुराने ब्रिजेस होते हैं वहां पर हो जाता है, तो वो कमजोर पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, कभी कभी अनसेफ हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिजेस में अगर कोरोजन पड़ गया, बहुत बहुत अनसेफ है हमारे लिए। शिप्स अनसेफ हो जाती हैं, कार की बॉडीज में पड़ जाता है, रेलवे ट्रैक्स पर पड़ जाता है, और हर साल हमारी गवर्नमेंट करोड़ ऑफ रुपीस को खर्च करती है ताकि वो रस्टी आयरन को रिप्लेस करके या फिर रिपेयर करके सही कर सके। और इसके बारे में तुम लोग चैप्टर 3 में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाली चैप्टर में। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आता है रैंसिडिटी। चलो मेटल्स को सड़ा दिया, वो कोरोजन हो गया, लेकिन कभी कभी तुमने इमेजिन किया, तुमने फील भी किया होगा, जब पुराना कोई तेल का पैकेट रहता है, घी का पैकेट रहता है, चिप्स का पैकेट रहता है, उसको एकदम से खोलते हो तो एकदम से स्ट्रेंज सी, अनप्लेजेंट सी स्मेल आती है, यानी कि यहां पर जो आपका खाना है वो सड़ चुका है। और जो स्पॉइलेज होता है फैट्स का और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन की वजह से, दैट इज रैंसिडिटी। तो आप इस डेफिनेशन को याद रखोगे, दिस स्पॉइलेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रैंसिडिटी। सो बेसिकली फैट प्लस ऑक्सीजन आपको क्या देगा? बैड स्मेल देगा, बैड टेस्ट देगा, और इसी को हम कहते हैं फैट्स का ऑक्सीडेशन। तो रैंसिडिटी को हम दूर कैसे करें? और एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करो। वो ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। आप अपने खाने को एयर टाइट कंडीशनर में रखोगे, आप कोशिश करोगे कि ऑक्सीजन में ज्यादा एक्सपोज ना हो पाए, इसीलिए जो चिप्स की फैक्ट्रीज रहती हैं वो पैकेट्स को नाइट्रोजन गैस के साथ फिल करती हैं, सिर्फ हवा के साथ फिल नहीं करती है, नाइट्रोजन के साथ ही। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन को रोकता है। तो चिप्स आपकी फ्रेश रहती हैं और क्रंची क्रंची टेस्ट आता है। ज्यादा नहीं खाना है, तबियत खराब हो जाएगी। वैसे भी एग्जाम्स हमारे सर पे हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात करी जाए, सुपर इजी आंसर्स की बात करी जाए, पहला सवाल, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? तो हमने पढ़ा था क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कॉपर से, तो उसको डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को कॉपर सल्फेट से, और फिर हम नीचे रिएक्शन लिखकर उसको बता देंगे। तो कॉपर सल्फेट जो ब्लू रहता है वो आयरन सल्फेट बन जाता है, ग्रीन हो जाता है, और ब्राउन कॉपर डिपॉजिट हो जाता है नेल के ऊपर, तो उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए आंसर पर आगे बढ़ेंगे। Give one more example of a double displacement reaction, जो कि हमने एक्टिविटी 1.10 में भी देखा था, पर उसको हटा के तो कोई दूसरा एग्जाम्पल देंगे। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड मुझे देगा लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस रिएक्शन को प्लीज अच्छे से याद कर लेना, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड यहां पर फॉर्म हो जाएगा। आइडेंटिफाई करना है सब्सटेंसेस को जो कि ऑक्सीडाइज हुए या फिर रिड्यूस हुए। तो पहला है 4Na प्लस O2 गिव्स मी 2Na2O। तो यहां पर सोडियम को ऑक्सीजन मिला है, यानी कि सोडियम तो ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीजन इज यूज्ड अप और उसको फॉर्म किया है ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है। यहां पर एक्चुअली ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ नहीं है फुल्ली तरीके से, सिर्फ जो Na है वहां पर आपने ऑक्सीडेशन को हाईलाइट किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीडाइज क्या हुआ है? सोडियम हुआ है। रिड्यूस क्या हुआ है? ऑक्सीजन खुद ही हुआ है। ठीक है, फिर आता है CuO प्लस H2 विच विल गिव मी Cu प्लस H2O। तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड CuO,
इसका ऑक्सीजन लूज हो गया, ठीक है, यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि CuO कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया है। लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करी जाए, उसको ऑक्सीजन मिल गया, यानी कि वो ऑक्सीडाइज हो गया है, तो CuO यहां पर रिड्यूस हो गया है और H2 क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। तो फाइनल समरी हमारी क्या निकल कर आई इस चैप्टर की, केमिकल इक्वेशंस आपको रिएक्टेंट्स बताती हैं, प्रोडक्ट्स बताती हैं, स्टेट्स बताती हैं। इक्वेशन आपकी बैलेंस होनी चाहिए, पर क्यों बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। कॉम्बिनेशन की बात करी जाए, बहुत सारे रिएक्टेंट्स को एक प्रोडक्ट में लेकर आता है। डिकम्पोजिशन की बात करी जाए, एक रिएक्टेंट को बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाकर देता है। एक्सोथर्मिक में हीट आपने रिलीज कर दी, एंडोथर्मिक में हीट आपने एब्जॉर्ब कर ली। डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किक करता है लेस रिएक्टिव वन को। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। प्रेसिपिटेशन में इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है। रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज भी हम रिवाइज कर लेते हैं, क्या ही बुराई है। ओके चलिए, तो इसको मैं सिर्फ रीड करूंगी, इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सरसाइज वाले सेक्शन में ऑलरेडी बताया था। ठीक है, चलिए। So which of the statements about the reaction below are incorrect? इस रिएक्शन के बारे में नीचे से कौन सा ऑप्शन गलत है? 2PbO solid plus CS gives me 2Pb plus CO2। क्या यहां पर लेड रिड्यूस हो रहा है? ओके क्या यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है? क्या यहां पर कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से अपना टाइम ले लो, फिर अपन आगे देखते हैं। टाइमर देख रही हूं मैं, टाइम लो जल्दी से। क्या होगा आंसर? इनकरेक्ट बताना है। हुआ? देखें आगे, चलो। So PbO gives me PV, जहां पर ऑक्सीजन को रिमूव किया, PbO is reduced, not PB. Statement A is incorrect. Okay, fine. CO2 is not oxidized. Statement B is also incorrect. Carbon gains oxygen to form CO2. यानी कि यहाँ पर carbon is oxidized. Statement C correct है. Lead oxidized reduced. Statement D is correct. तो यानी कि C और D तो एकदम सही है, तो गलत क्या हो गया? Incorrect statement क्या निकल कर आ गया? A और B आंसर will be 1. ठीक है, चलिए। 2Fe2O3 plus 2Al gives me Al2O3 plus 2Fe। ये जो रिएक्शन है किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? टेक योर टाइम, गिव मी द आंसर। ओके ठीक है, तो आंसर विल बी, यहां पर हमको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, जो आपके एल्यूमिनियम है उसने किसकी जगह ले ली है? आयरन की जगह ले ली है। तो एल्यूमिनियम ने क्या किया? आयरन को डिस्प्लेस किया। किस में से डिस्प्लेस किया? आयरन ऑक्साइड में से डिस्प्लेस किया। तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। फाइन, चलो आगे बढ़ेंगे। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings या फिर आयरन फाइलिंग्स? जल्दी से आंसर दीजिए, आपकी एक्टिविटी का ही सवाल है ये। वेरी गुड, ओके। सो आंसर इज ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। Fe plus 2HCl gives me FeCl2 plus H2. हाइड्रोजन गैस प्लस आयरन क्लोराइड आर formed. Okay, चलिए। What is a balanced chemical equation? Why should equations be balanced? दो क्वेश्चन किए हैं, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है, एक का आंसर देके मत आ जाना। पहले बताओगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? Is one in which the number of atoms of each element is the same on both the reactant and product sides. Equations must be balanced to obey the law of conservation of mass, which states that mass can neither be created and nor destroyed. दोनों आंसर्स दे दिए, बिल्कुल दे दिए। Translate the following statements into chemical equations and then balance them. Hydrogen gas combines with nitrogen to form ammonia. तो पहले हम देखेंगे N2 plus 3H2, वो क्या बना के देगा? 2NH3, which is ammonia. Hydrogen sulfide gas burns in air to give water and sulfur dioxide. 2H2S plus 3O2 gives me 2H2O plus 2SO2. Okay, ये balanced है। Barium chloride reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate. So 3BaCl2 gives me Al2SO4 thrice, which gives me 2AlCl3 plus 3BaSO4. Potassium reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas.
2K plus 2H2O gives me 2KOH plus H2. Balance the following chemical equations. HNO3 plus CaOH twice gives me CaNO3 twice plus H2O. हमेशा फंडा रखना कि पहले सबको आप एक बॉक्स में डालोगे, देन जो कंपाउंड में सबसे ज्यादा एटम्स होंगे वहां से बैलेंस करना शुरू करोगे, एंड देन यू विल गेट द आंसर 2HNO3 plus CaOH twice gives me CaNO3 twice plus 2H2O. अगला है NaOH plus H2SO4 gives me Na2SO4 plus H2O. Answer will be 2NaOH plus H2SO4 gives me Na2SO4 plus 2H2O. आगे बढ़ेंगे. NaCl plus AgNO3 gives me AgCl plus NaNO3. यहां पर तो मुझे सब कुछ बराबर लग रहा है. यहां पर सोडियम एक है तो यहां पर भी सोडियम एक है, यहां पर क्लोरीन एक है तो यहां पर भी क्लोरीन एक है, यहां पर सिल्वर एक है तो यहां पर भी सिल्वर एक है, और यहां पे नाइट्रेट एक है तो यहां पर भी नाइट्रेट एक है. यानी कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. तो जहां पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप लिख दोगे ऑलरेडी बैलेंस्ड, यानी कि तुम हमको मामू बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम चाह रहे हो कि हम बनी बनाई इक्वेशन को और बिगाड़ दें, तो यहां पर भी ट्रिक लगती है. वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, पर आप कंफ्यूज नहीं होना. ऐसा मत करना कि बैलेंस को अनबैलेंस करके वहां पर आगे चेक करने वाला हंस रहा होगा, अरे मूर्ख फंस गया तो हमारे जाल में. तो ये नहीं करना. फिर आता है BaCl2 plus H2SO4 which will give me BaSO4 plus HCl. तो ये क्या होगा? BaCl2 plus H2SO4 which will give me BaSO4 plus 2HCl. ओके, चलिए. Write balanced chemical equations for the following reactions. Calcium hydroxide plus carbon dioxide gives me calcium carbonate plus water. तो calcium hydroxide के लिए होता है CaOH twice plus CO2 gives me CaCO3 which is calcium carbonate plus H2O. Then comes zinc plus silver nitrate gives me zinc nitrate plus silver. Zn plus 2AgNO3 gives me ZnNO3 twice plus 2Ag. Aluminium plus copper chloride gives me aluminium chloride plus copper. 2Al plus 3CuCl2 gives me 2AlCl3 plus 3Cu. Barium chloride plus potassium sulfate gives me barium sulfate plus potassium chloride. BaCl2 plus K2SO4 gives me BaSO4 plus 2KCl. Okay, चलिए. Write the balanced equations and identify the type of reaction. Potassium bromide plus barium iodide gives me potassium iodide plus barium bromide. 2KBr aqueous solution plus BaI2 aqueous solution gives me 2Ki aqueous solution plus BaBr2 solid. ये क्या रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर K किसकी जगह आ गया? Ba की जगह आ गया. Ba कहां चला गया? K की जगह चला गया. दोनों ने अपनी अपनी प्लेसेस को डिस्प्लेस कर दिया, आयंस को एक्सचेंज कर लिया, और साथ ही साथ मुझे BaBr2 जो कि सॉलिड मिल रहा है, और सॉलिड मिलेगा तो मतलब क्या हो गया? वो प्रेसिपिटेट बन गया. इसका मतलब वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी. तो डबल डिस्प्लेसमेंट प्लस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वहां पर हो रही है. ठीक है. फिर आता है जिंक कार्बोनेट विच विल गिव मी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ZnCO3 टूट रहा है दो चीजों में, ZnO प्लस CO2 में. यानी कि यहां पर क्या हो गया? एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट्स में टूट गया. इसका मतलब यहां पर डिकम्पोज हो गया, टुकड़ों में टूट के वो क्या बन गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बन गया. आगे बढ़ेंगे. हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, दो रिएक्टेंट्स हैं जो कि मुझे क्या दे रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहा है, यानी कि H2 प्लस Cl2 मुझे 2HCl दे रहा है. इसका मतलब कॉम्बिनेशन हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मी मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन. Mg प्लस 2HCl गिव्स मी MgCl2 प्लस H2. यहां पर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहां पर Mg पहले अकेला था, पर उसने हाइड्रोजन को धक्के मार के निकाल के हाइड्रोजन की जगह ले ली, क्लोरीन के बगल में खुद आके बैठ गया, तो मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया. यानी कि यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन निकल कर आ गई. अब वो पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं एग्जांपल्स के साथ. तो आप बताओगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो कि हीट को रिलीज करती हैं. ठीक है. एग्जांपल के लिए CH4 प्लस 2O2 गिव्स मी CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट. अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं, ऐसी रिएक्शंस जो कि हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, एग्जांपल CaCO3, जब वो टूटेगा तो CO प्लस CO2 में कन्वर्ट होगा. यानी कि वहां पर भी मुझे क्या लगा? उसको तोड़ने में हीट की जरूरत पड़ी, यानी कि उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया. दैट विल बी एंडोथर्मिक रिएक्शन.
रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्रिएट होने के लिए, और साथ ही साथ एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब वहां पर हीट रिलीज हो रही है। अगर हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब रेस्पिरेशन क्या हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और सामने वाले के मुंह पे क्या मार कर आओगे? ये रिएक्शन मार कर आओगे C6H12O6 when reacts with oxygen gives me 6CO2 plus 6H2O प्लस एनर्जी। और इसी एनर्जी की वजह से हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कंट्रोल में रहता है, हमारी बॉडी कोल्ड से फाइट कर पाती है, वार्म रहती है। ओके, चलिए, Why are decomposition reactions the opposite of combination reactions? Combination reaction में आपने बताया था मैम, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में, यानी कि 2H2 plus O2 gives me 2H2O। अगर मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करती हूं तो एक सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, यानी कि CaCO3 ब्रेक डाउन होता है CaO plus CO2 में, यानी कि दोनों दूसरे के क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए। आपको एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखनी है जहां पर एनर्जी सप्लाई करी जा रही है हीट के रूप में, लाइट के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। मैंने कहा था डिकम्पोजिशन 3 तरीके का होता है। एक जगह हीट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि लेड नाइट्रेट हो गया, तो मुझे क्या देगा? 2PbO plus 4NO2 plus O2 देगा। अगर मैं लाइट की बात कर रही हूं तो यहां पर क्या हो गया? मेरा जो सिल्वर क्लोराइड था वो क्या बन गया? 2Ag plus Cl2 हो गया। और इसी का दोस्त होता है AgBr, जो कि सिल्वर ब्रोमाइड रहता है, वो भी कुछ ऐसे ही काम करता है। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप वाटर को टुकड़ों में तोड़ोगे तो वो क्या बनता है? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन देगा, एंड वो किसका डबल रहता है? ऑक्सीजन का डबल रहता है। और आपने बताया था मैम, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स रहते हैं वो 2:1 के रेशियो में रहते हैं। डिफरेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? इक्वेशंस के साथ बताना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को धक्का देके बाहर निकाल देता है। एग्जांपल, जिंक प्लस CuSO4 gives me ZnSO4 plus Cu। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब आयंस का एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है। BaCl2 plus Na2SO4 gives me BaSO4 plus 2NaCl। आपको रिएक्शन लिखनी है फॉर रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग कॉपर। तो आपको ये रिएक्शन पूरी की पूरी लिख कर आनी है। उसने हमें क्या बोला? सिल्वर नाइट्रेट में आपको कॉपर का इस्तेमाल करना है, तो हमने इस रिएक्शन को डाला, तो मुझे क्या देगा? कॉपर नाइट्रेट देगा, और सिल्वर को अलग से निकाल के मुझे दे देगा। तो ये रिएक्शन आप वहां पर मेंशन करके आओगे। अगर आपसे पूछेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर अपने आप बनेगा। ठीक है, उसने क्वेश्चन में सारा आंसर दे दिया है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? एग्जांपल के साथ बताओ। तो मैम आपने बताया था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर इनसोल्यूबल सॉलिड, जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, वो फॉर्म होता है जब दो एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है। एग्जांपल्स आपके सामने है BaCl2 एक्वस सॉल्यूशन, जब ऐड किया सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, उसने मुझे क्या दिया? BaSO4 व्हिच इज सॉलिड प्लस 2NaCl एक्वस सॉल्यूशन। सॉलिड क्या हो गया? ये हो गया हमारा प्रेसिपिटेट। ओके, अगला है PbNO3 twice which is aqueous solution added with 2Ki again aqueous solution which will give me PbI2 that is solid yellow precipitate plus 2KNO3 aqueous solution। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दो एग्जाम्पल के साथ बताना है। ठीक है, तो अगर मैं ऑक्सीजन के टर्म्स में बताने की कोशिश करूं तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन का पाना। एग्जाम्पल क्या हो गया? 2Mg plus O2 में Mg को क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया, 2MgO। एग्जाम्पल 2C plus O2 में कार्बन को क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो कार्बन यहां पर क्या हो गया? ऑक्सीडाइड हो गया। ठीक है, अब आता है रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीजन अब मुझे मिल नहीं रहा है, वो मुझसे दूर जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए CuO plus H2O में मुझे मिला Cu plus H2O, यानी कि CuO क्या हो गया? बेचारा रिड्यूस हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल 2 की बात करी जाए, यहां पर जिंक ऑक्साइड में आपने कार्बन को ऐड किया तो बेचारा जिंक अकेला रह गया, यानी कि ZnO क्या हो गया? यहां पर रिड्यूस हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन मुझसे छीन लिया, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन मुझे मिल गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X है जो कि ब्लैक हो जाता है ऑन हीटिंग। तो आपको उस X का नाम बताना है, ब्लैक कंपाउंड का नाम बताना है। तो एलिमेंट X यहां पर कॉपर है और ब्लैक कंपाउंड क्या है? कॉपर ऑक्साइड विच इज CuO है। ठीक है, आगे हम जब भी आयरन आर्टिकल्स खरीदते हैं तो उनको पेंट क्यों करते हैं? अगर आपको याद होगा, कोरोजन बताया था। कोरोजन क्या होता है? मेटल्स में रस्ट पड़ना या फिर उसका ऑक्सीडेशन होना।
तो जनरली आयरन के साथ क्या होता है, जब मुझे आयरन से जंग हटवानी है, रस्टिंग हटानी है, कोरोजन को हटवाना है, तो मैं क्या करूंगी, उस पर पेंट कर दूंगी ताकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। किसके साथ? एयर के साथ और मॉइस्चर के साथ। अगर वो आ गया तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और मेरा मेटल खराब हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगी, उसको पेंट करूंगी टाइम टू टाइम। ओके, ऑयल और फैट जो कि फूड्स में रहते हैं, खाने में होते हैं, उनको नाइट्रोजन से भर भर के क्यों रखा जाता है? क्योंकि मैम आपने बताया था कि मुझे फैट्स का ऑक्सीडेशन होने से रोकना है, मुझे ऑयल का ऑक्सीडेशन होने से रोकना है, ताकि मेरा जो फूड है वो सड़ ना जाए, उसमें से अनप्लेजेंट स्मेल ना आए और उसको रैंसिड नहीं करना है। सो टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड स्टॉप फूड फ्रॉम बिकमिंग रैंसिड, हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन से पूरा भर देते हैं। Explain the following terms with one example each। तो अगर मैं कोरोजन की बात करूं तो सिंपल डेफिनेशन है, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, मेटल्स। किसके द्वारा? बाय एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स। रस्टिंग ऑफ आयरन बेस्ट एग्जांपल है, Fe2O3 gives me XH2O। फिर बात करते हैं रैंसिडिटी की। ऑक्सीडेशन होता है यहां पर फैट्स का और ऑयल्स का, जो कि बैड स्मेल और टेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। स्पॉइलेज ऑफ ओल्ड घी और चिप्स यहां पर आ जाएगा। हुआ इतना? ठीक है, चलिए, तो क्या एमसीक्यूज करना है इसमें? एमसीक्यूज करने हैं। वैसे तो मैंने आपको एमसीक्यूज बहुत अच्छे से कराए हैं, तो एमसीक्यूज वाला सेक्शन आई विल से कि आप बिल्कुल अलग से जो मैंने वीडियो डाला है वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और हमने पूरा एनसीईआरटी A to Z रिवाइज कर लिया है, A to Z रिवाइज कर लिया है वन शॉट रिवीजन के लिए। आपका पहला चैप्टर फुल 2 तैयार है। ओके, चलिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अब हम जल्दी मिलेंगे कल से चैप्टर 2 के लिए। दैट इज आई गेस एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जितना मुझे याद है। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड बिलीव मी, सब कुछ बहुत ईजी है। यू आर द बेस्ट। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड टेक केयर।